नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमाणु पर। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं, NPCIL है, BARC है, हेवी वाटर बोर्ड है, RRCAT है, NFC है, NRB है, IGCAR है, जितने भी यूनिट्स है उनमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए ना, उनकी जो जनरल साइंस है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। और जनरल साइंस जो 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं प्रीवियस ईयर की जनरल साइंस। और ये जो जनरल साइंस है आपकी हर पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ना, चाहे आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट हो कैटेगरी फर्स्ट की, चाहे आपके असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट हो HR CMM और फाइनेंस एंड अकाउंट वाली, चाहे आपके प्लांट ऑपरेटर वाली हो, चाहे ITI वाले जो होते हैं फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टर्नर, वेल्डर जितने भी हैं, उनके जो जनरल साइंस आती है वो, या फिर आपके BRC का जो वर्क असिस्टेंट वाला एग्जाम है वो देख लीजिए ना। तो ये सभी में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम की एक नींव होती है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए नींव होती है। उससे आपको पता चलता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनका लेवल क्या है। और दूसरी चीज, इनमें से क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं ना, और रिपीट बहुत सारी बार हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं बहुत सी बार, और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उठा के रख देता है प्रीवियस ईयर के, है ना। तो जो भी भाई लोग नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, अपने चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस भी मिलेंगे NPCIL के। इसके अलावा जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के वीडियोस भी मिलेंगे। और ये अपना 5वां पार्ट है आज जनरल साइंस का, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है, और 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी काटा जा सकता है ना, और इंग्लिश में भी मैंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। इसको अपन क्या करते हैं, रेड कर लेते हैं। चलो आज ब्लू कर लेते हैं। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विद ए नाइफ, है ना। तो किससे जो इनमें से कौन सी धातु है जिनको अपन नाइफ से काट सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम जो होती है, सोडियम और पोटेशियम, इनको क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। बाकी ये जो आपकी AU है, ये सोडियम का प्रतीक है, और K किसका प्रतीक है, पोटेशियम का प्रतीक। और ये जो AU लिखा है, ये ओरम यानी गोल्ड का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, गोल्ड का। गोल्ड जो होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक तन्य होती है, आघात वर्धनी होती है ना। तन्य यानी टेंसिल होती है ना, मोस्ट टेंसिल होती है, और मेलेबल होती है, ठीक है। और ये जो Ag, जो ये किसका प्रतीक है, Ag, ये प्रतीक है आपके सिल्वर का, है ना, सिल्वर का प्रतीक है। तो सिल्वर जो होती है और सबसे अधिक उष्मा चालकता होती है सिल्वर की, और विद्युत चालकता भी इसकी सर्वाधिक होती है ना। हीट कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, अर्जेंटम यानी सिल्वर की होती है, ठीक है। बाकी जो ये W लिखा है, इसका मतलब क्या है, टंगस्टन। क्या है इसका मतलब, टंगस्टन। तो टंगस्टन होता है, जो टंगस्टन जो होता है, इसका क्या होता है, सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी गलनांक सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, फिलामेंट बनाने में। फिलामेंट किसका, बल्ब का फिलामेंट, है ना। किसका फिलामेंट, बल्ब का, ठीक है। तो ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए हैं ना। चारों क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवा दिए ऑप्शन में, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सी बार पूछा गया, बहुत सी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है ना, विच फैमिलीज एलिमेंट्स आर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये किसके तत्व हैं, आपके हेलोजन परिवार के, है ना, हेलोजन परिवार के होते हैं। हेलोजन के इसको क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। देखो, एक होता है आपके आवर्त सारणी, आपने देखी होगी, आवर्त सारणी वाला टॉपिक मैं अच्छे से कराऊंगा ना, अच्छे से पढ़ा दूंगा आवर्त सारणी वाला, और वीडियो डाल दूंगा, तो आप इसको देख लेना। अभी मैं ओनली वर्ग 17 और 18 बता रहा हूँ। जैसे देखो, ग्रुप आवर्त सारणी में आपने देखा होगा, ग्रुप 17 और 18, ठीक है। तो 17 में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेटिन, ठीक है, ये होता है ग्रुप 17 में। और 18 में क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेन, ठीक है, ये होता है ना। तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम हेलोजन। जो वर्ग 17 के जो ग्रुप हैं,
इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेलोजन, हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है, हेलोजन बोलते हैं इनको। और ये लिखा है, इसका आंसर अपना हेलोजन परिवार है, हेलोजन फैमिली है, हेलोजन इनको बोलेंगे ना। इसमें क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटीटी, ठीक है। और वर्ग जो 18 है, ग्रुप 18 है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस इसको हम बोलेंगे। और इसके अलावा इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोले तो उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है, उत्कृष्ट गैस है ये, है ना, सभी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, है ना। और इसके अलावा इसको क्या बोल सकते हैं, जीरो ग्रुप भी इसको बोलते हैं, है ना, जीरो ग्रुप के एलिमेंट भी इसको बोलते हैं ना, ठीक है, जीरो ग्रुप एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट है इनको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट। और ये जो है जीनोन है ना, जीनोन को एक और बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस, जिन्होंने को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आवर्त सारणी से। बाकी आवर्त सारणी में पूरी कंप्लीट कराऊंगा आपके, आवर्त सारणी का एक अलग से टॉपिक अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आवर्त सारणी के करेंगे ना। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है, विच गैसेस आर यूज इन गैस वेल्डिंग। तो इसमें ये जो है, ये ऑप्शन है इसके बाद के, ठीक है। तो इसमें आपके उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग। इसके अलावा आर्क वेल्डिंग जो होती है, आर्क वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है आर्गन का, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन, और आर्क वेल्डिंग में आर्गन आ रहा है ना, आर्क आ रहा है, इसमें भी आर्गन में भी आ रहा है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो, आर्क वेल्डिंग, आर्गन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखो क्या है, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, तो रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो रेनबो जो है, इसमें क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन भी होता है, और विक्षेपण भी होता है, डिफ्लेक्शन भी होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी इंद्रधनुष में क्या होता है, अपवर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, जिससे क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इंद्रधनुष जो है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष कैसे बनेगा, कि जब आप जैसे कोई आप खड़े हो, ये है ना, ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, है ना, और ये आपकी इधर का सीन है ना, इधर के सीन में आपके क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, या फिर कोई आप देख सकते हो कि वो फुहारा लगते हैं ना, फुहारा सेट होता है ना, फुहारा सेट है जैसे ना, फुहारा सेट है, फुहारा सेट है, पार्क और गार्डन में देखा होगा ना, फुहारा सेट है ना, फुहारा सेट है ना, और आप इसको देख रहे हो, और जो लाइट है, लाइट या फिर सन, सन जो है आपके विपरीत है, ठीक है, सन आपके विपरीत है, तभी आपको इधर क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा, नहीं तो आपको, अगर सन इधर होगा तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, आपके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए कौन, आपके पीछे की तरफ होना चाहिए कौन, सन, है ना, सन इधर होगा तभी आपको रेनबो दिखेगा, इधर होगा तो रेनबो नहीं दिखेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है, विच रूल अप्लाइज इन द फ्लो ऑफ वाटर। तो जल के प्रवाह में जो रूल जो होता है वो बर्नौली थ्योरम होती है, ठीक है, बर्नौली थ्योरम होती है। और इसके अलावा सांतत्य जो समीकरण होती है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है, प्रवाह में नहीं होता है, लेकिन वो बताता है कि देखो A1V1 इजिकल टू A2V2, ये क्या होती है, सांतत्य इक्वेशन होती है ना। तो ये बताती है कि जो है इसका ये कांस्टेंट है, मतलब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना। इस तरीके से चलता जाएगा, इधर A3V3 आ जाएगा, इधर A3 A4 V4 आ जाएगा ना, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है, यानी एरिया है, A मतलब क्या है, एरिया, और V मतलब धरों का वेग, ये क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। अब क्या है कि अब देखिए V इजिकल टू, मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/A हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है V किसके, एरिया के। तो क्या है
कि अगर एरिया बढ़ेगा तो वेग कम होगा और एरिया घटेगा तो वेग बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा है सांतत्य समीकरण। और बर्नौली जो इक्वेशन है, बर्नौली जो प्रमेय है, बर्नौली थ्योरम है, इसके आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल बर्नौली थ्योरम के एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको छाप देने हैं किसके एग्जाम्पल, बर्नौली थ्योरम के एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था पर बढ़ जाता है, ठीक है। इन व्हाट कंडीशन डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज इन द एयर, ठीक है। तो वायु में जो ध्वनि का वेग है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो भी ध्वनि का वेग बढ़ेगा। और इसके अलावा ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, डेंसिटी है ना। इन तीनों पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी, है ना। और डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा, और आर्द्रता बढ़ेगी तो भी ध्वनि का वेग बढ़ेगा, है ना। ये तो वायु वाला हो गया, है ना, ये तो वायु वाला हो गया, है ना। ये दोनों किस पे है, वायु वाला, है ना, एयर में आर्द्रता बढ़ने पर या फिर टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ेगा। इसके अलावा मीडियम की जो डेंसिटी होगी, अगर डेंसिटी बढ़ रही है, कोई भी मीडियम है ना, ये तो एयर वाला हो गया, कोई भी मीडियम है तो डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो एयर का वेग, जो ध्वनि का वेग है, साउंड का वेग क्या होगा, इंक्रीज होगा। डेंसिटी कैसे, जैसे देखिए आप देख सकते हैं सॉलिड, है ना, सॉलिड, लिक्विड और क्या है, गैस, ठीक है, ये तीनों है। तो अब देखो सबसे डेंसर कौन होता है, ये होता है सर्वाधिक घनत्व सॉलिड का होता है, क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं, है ना। उसके बाद आपके आता है लिक्विड, उसके बाद सॉलिड के बाद लिक्विड आता है, लिक्विड के अणु सॉलिड से थोड़े से दूर दूर होते हैं। इसके अलावा जो गैस होता है, गैस के अणु जो है बहुत दूर दूर होते हैं दोनों के कंपेरिजन में। तो जो सबसे डेंस कौन है, सबसे डेंसर है सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होगा, साउंड का वेव अधिक होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा और फिर बाद में गैसेज में होगा, ठीक है। तो सर्वाधिक जो वेग होता है, ध्वनि का वेग किसमें होता है, सॉलिड में होता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ट्रेन की पटरी है ना, ट्रेन की पटरी है, तो इस पर कभी कान लगाकर देखना ना, ट्रेन की पटरी पर कान लगा के मत देखना, लेकिन जो ट्रेन है, ट्रेन अगर बहुत दूर से आ रही, मतलब 3-4 किलोमीटर दूरी है ट्रेन, और अगर आप यहाँ आप अगर कान लगाकर देखते हो जो पटरी पर, तो आपको ट्रेन की जो है आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। आप ऐसा करके मत देखना, है ना, इधर उधर ध्यान रखना, ट्रेन में क्या है, ट्रेन की पटरी पे क्या है, आपके लिए ये क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है, तो ऐसा करके मत देखना। मैं तो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक तरीके से, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, विच एंजाइम इज देयर इन टीयर्स दैट किल्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को कौन सा एंजाइम मार देता है, आंसू में कौन सा है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को मार देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो गंधक मतलब क्या है, गंधक मतलब सल्फर, सल्फर जिसका जो डोनेटिन प्रतीक चिन्ह होता है एस होता है, सल्फर, ठीक है। तो सल्फर को हम जो प्राकृतिक रबड़, देखो प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छापना है, प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, प्राकृतिक रबड़ आखिर क्या होता क्या है। जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना, उसको क्या करते हैं, वल्कीकरण करते हैं ना, वल्किनाइजेशन इसका करते हैं। तो क्या करते हैं, प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिला देते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, वल्किनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती है, ठीक है। तो बीटा किरणें पर कौन सा आवेश होता है, आर देयर बीटा रेज इन रेडियो एक्टिविटी। तो बीटा जो देखो अल्फा बीटा मैंने समझाया था, अल्फा बीटा और गामा, है ना। तो अल्फा पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा अल्फा जो होता है क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक क्या होता है, अल्फा हीलियम का नाभिक होता है। बीटा जो होता है हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कौन होता है, बीटा। बीटा क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, यानी मतलब उच्च ऊर्जा से उत्तेजित, ठीक है, हिंदी में बोले तो। और ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक मिनट थोड़ा सा सही से लिख देते हैं इसको, है ना,
गामा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, कौन होती है? गामा होती है। इसके अलावा देखो इनकी जो भेदन क्षमता है, आयनन क्षमता तो क्या होगी? आयनन क्षमता क्या होगी कि इसकी आयनन क्षमता ज्यादा है इससे और इसकी आयनन क्षमता ज्यादा है इससे, ठीक है। तो इस पर कोई आयन नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है इस पर, ठीक है। ये गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। और इनकी भेदन क्षमता पूछ ले, भेदन क्षमता कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, उसके बाद बीटा की, उसके बाद अल्फा की, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड टू राइट ऑन ग्लास? तो लिखिए जो खत तुम्हें, ठीक है। तो कांच पर अगर खत लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कांच पर अगर लव लेटर लिखना है ना तो आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करना पड़ेगा, HF का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का आपको उपयोग करना पड़ेगा अगर कांच पे आपको लव लेटर लिखना है तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं ना लव लेटर से। अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम क्या होता है? जो चालक के सिरों पे जो विभवांतर होता है वो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? धारा है। तो ये क्या होता है? ओम का नियम होता है। और इसको हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? V इजिकल टू आई आर। I क्या है? एक रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, ठीक है। I क्या है? R क्या है? यहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध, हिंदी में बोले तो प्रतिरोध, है ना। और आपसे अगर देखो ये फॉर्मूला याद रखना है ना, इस फॉर्मूले को कैसे भी करके देख सकता है एग्जाम में, है ना, परीक्षा में कैसे भी करके देख सकता है। जैसे आपको दे दिया R इजिकल टू V/I, है ना। और एक तो ये हो ही गया, है ना। और एक और चीज आपको दे सकता है I इजिकल टू V/R और V इजिकल टू IR, है ना। और एक और दे देगा आपको कि भाई, एक ऑप्शन दे देगा आपको जैसे VI/R। आपसे पूछ लेगा कि ये 1, 2 और 3 और 4 इनमें से कौन सा गलत है ना, इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है? तो आप यहाँ देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला क्या है? गलत है ना, बाकी सभी सही है ना। इस तरीके से भी देख सकता है, इसलिए फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लेना है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना है ना। इनको केवल ओनली पक्षांतरण नहीं करना है आपको। तो ये क्या हो गया? ओम का नियम। ओम का नियम में एक और चीज क्या ध्यान रखने की आपको, है ना। तो ओम का नियम तभी पालन करता है जब लेंथ, जो कंडक्टर होता है उसकी लेंथ, अभी एक मिनट, फिजिकल क्वांटिटी है ना, कंडक्टर जो होता है उसकी इधर नीचे लिख लेते हैं या ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं ना। तो ओम का नियम तभी लागू होता है जब कंडक्टर होता है, कोई भी वायर हो गया, है ना, जैसे वायर, तो वायर की लेंथ, पहले तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, सीधा लिख लिए फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक अवस्था, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, है ना, भौतिक अवस्था, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक अवस्था, ठीक है। तो भौतिक अवस्था जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा एरिया हो गया, है ना, ये दूसरा टेम्परेचर, इसके अलावा क्या है? एरिया, है ना। और ये चीजें अगर चेंज नहीं होती है तभी ओम का नियम क्या होता है? लागू होता है। लेंथ, टेम्परेचर और एरिया, भौतिक जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, ये चेंज नहीं होगी तभी ओम का नियम यानी आदर्श जो आइडियल जो चालक होगा वो ओम का नियम का पालन करेगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ आएगा ये देखिए, V इजिकल टू आई आर, है ना। तो इसका जो ग्राफ आएगा देखो इस प्रकार से आएगा, V और I में ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा इस तरीके का ग्राफ आएगा आपके पास, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है ओम के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, द एंजाइम दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज इज। तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वे कहलाते हैं द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज द सेम बट द मास इज डिफरेंट, दे कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक, है ना, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक।
इनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप यानी समस्थानिक बोल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, 3 हैं। तो देखो H1 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 यानी ये तीनों जो हाइड्रोजन है इनकी जो एटॉमिक नंबर है सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास देखेंगे हम तो ये प्रोटियम होता है। ये देखो प्रोटियम है एक, प्रोटियम मैंने बताया पहले भी, ये ट्रिशियम है ना, ट्रिशियम और नहीं ट्रिशियम नहीं, ये ड्यूटेरियम है ना, ये क्या है, ड्यूटेरियम। यहाँ पर इसका देखो अच्छे से लिखवा देता हूँ यार एक बार फिर, है ना, ठीक है, अच्छे से लिखवा देता हूँ। देखो क्या है, इसके नीचे लिखो, ऊपर ही लिख लीजिए। जो समस्थानिक है, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक है, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के ना, कौन कौन से, प्रोटियम है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, ठीक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो इसका जो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है सभी का एक ही होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका 3 हो गया एटॉमिक मास, ठीक है। इस तरीके से इनका एटॉमिक मास है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और हेवी वाटर जो है D2O बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, हेवी वाटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लाइट वाटर ये होता है प्रोटियम से, ड्यूटेरियम से बनता है हेवी वाटर। और ट्रिशियम जो है क्या है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है। आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो ट्रिशियम रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और इसका अगर देखो मोलिकुलर मास पूछ ले इसका तो 16, ऑक्सीजन का कितना है 16 और इसका कितना है 2, हाइड्रोजन का 1 है तो 2 अणु है हाइड्रोजन के, तो 2 हो गए, तो कितना हो गया, मोलिकुलर मास हो गया 18, ठीक है, 1 मोल का द्रव्यमान 18 हो गया, ठीक है। और इसका पूछ ले आपको तो ड्यूटेरियम है 2 है, और इसका जो एटॉमिक मास है कितना है 2 है, तो 2 × 2 प्लस इसका कितना है 16, तो ये कितना हो गया 20 हो गया इसका एटॉमिक मास, ठीक है। ड्यूटेरियम का जो है, ड्यूटेरियम नहीं D2O जो है उसका ये होता है मोलिकुलर मास 20 हो गया, और H2O का मोलिकुलर मास 18 हो गया, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, है ना, तो इसका जो समस्थानिक होता है C12, C13 और C14, और C जो 14 है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, जो फोसिल्स होते हैं, फोसिल्स उनकी आयु ज्ञात करने में ना, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, ठीक है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, आयु ज्ञात करने में, या फिर फोसिल्स है ना। और यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कार्बन डेटिंग जो प्रणाली है वो तो हो गया आपके जीवाश्मों की आयु यानी फोसिल्स की आयु, है ना। और यूरेनियम है उसकी उपयोग किसमें किया जाता है, चट्टानों की आयु या पृथ्वी की आयु, चट्टानों की आयु यानी रॉक की आयु, रॉक से होती है, चट्टानें होती है उसकी आयु, या फिर पृथ्वी की आयु यानी अर्थ की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का और कार्बन डेटिंग विधि का जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, ठीक है। ये तो हो गए, क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। हाइड्रोजन का मैंने बता दिया और कार्बन का मैंने बता दिया समस्थानिक, ठीक है। और आइसोबार जो होते हैं वो क्या होता है, संबारिक होते हैं। संबारिक किसे बोलते हैं, जिनका जो एटॉमिक नंबर जो है अलग अलग होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है सेम होता है। जैसे लिख लीजिए आर्गन, है ना, जैसे देख लीजिए आप कि एक तो होता है आपके कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 और एटॉमिक मास 40 होता है। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, आइसोबार के, ठीक है, आइसोबार के यानी संबारिक के, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, संबारिक और समस्थानिक मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था, है ना, वो उस चीज को हटा देना है ना, वो पोटेशियम मत लिखना, वो गलती से लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवराटोमलेशिया या फिर जीरोप्थोमेलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है ना। तो एक आपके विटामिन ए, इसका क्या आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। और विटामिन ए से क्या हो सकता है, कमी से क्या हो सकता है, रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है, रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है, व्हाट इज द रेड कलर ऑफ टोमेटो फ्रूट्स ड्यू टू, तो लाइकोपिन जो होता है उसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। जैसे टमाटर पकता है इसमें लाइकोपिन बन जाता है, इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावण तैयार करता है, ठीक है। तो विच ग्लैंड्स secretion prepare us to deal with adverse situation in crisis
तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है उसके हार्मोन जो होते हैं, कौन सा हार्मोन, देखो संकटकालीन हार्मोन इसको बोल सकते हैं, संकटकालीन हार्मोन इससे क्या होता है, स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से ना। और कौन सा हार्मोन होता है संकटकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है। कॉपर सल्फेट जो होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, बाय विच अदर नेम इज कॉपर सल्फेट कॉमनली नो, तो ब्लू विट्रोल भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉपर सल्फेट 5H2O को क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ये कॉपर है, कैल्शियम नियन, कॉपर सल्फेट 5H2O को क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इसके अलावा ये यू है ना, Cu है ना, CuSO4 5H2, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। और एक चीज आपकी होती है कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम यानी A है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O है ना, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम, जिप्सम, ठीक है। और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसलिए छपा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीजें याद रहेगी और ये चीजें बहुत सी बार पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का विसरण नियम, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किसने प्रतिपादित किया था, ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो है का सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा भी होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, भोजन को जल्दी पकाने में, ठीक है, भोजन को जल्दी पकाने में भी इसका उपयोग होता है। और दूसरी चीज, कपड़े धोने का सोडा जो होता है वो आपका कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन स्टील कोल्ड, तो लोहा या स्टील जो है उस पर आप जिंक की परत चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना। इसको संसारित होने से या फिर जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, स्टील में या जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन को हम यशद लेपन भी बोलते हैं ना, यशद लेपन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, तो इज ए डिवाइस डेट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो क्या होता है, डायनोमो या फिर जनरेटर होता है, जनरेटर या डायनोमो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ये किस में होता है, ये होता है आपके इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अच्छे से कर देना अगर क्वेश्चन है। देखो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, व्हाट आर प्रोटीन्स मेड ऑफ, तो प्रोटीन जो बने होते हैं एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया। हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है, हु और इज हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका अयस्क है, आयरन का अयस्क है। इसके अलावा आयरन का एक क्या है, मैग्नेटाइट और क्या है, हेमेटाइट। इन दोनों के फॉर्मूले आपको कमेंट बॉक्स में छापने हैं, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूले एक बार पूछे गए एग्जाम में, तो इनके कमेंट बॉक्स में छाप देना इन दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे। इसके अलावा जो मरकरी जो होता है उसका जो अयस्क होता है उसके क्या बोलते हैं, सिनेबार, ठीक है, सिनेबार उसको बोलते हैं, किसके अयस्क को, मरकरी के अयस्क को, है ना। और अच्छे से लिख लीजिए सिनेबार, है ना। और लेड जो होता है, लेड, ठीक है, लेड के अयस्क को क्या बोलते हैं, गैलेना, ठीक है। ये दोनों चीजें काफी बार पूछी गई, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, बाय विच प्रोसेस एनर्जी इज क्रिएटेड इन द सन, ठीक है, तो बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, तारे या फिर स्टार या तो फिर स्टार्स बोल लो, सूर्य भी एक प्रकार का स्टार ही है, तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और नाभिकीय इंडस्ट्री जो होता है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री, उनमें
विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है, देखो इसको अलग से लिखना है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो किस विधि से की जाती है? न्यूक्लियर फिजन, है ना, फिजन होता है, उसमें विखंडन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रकृति में पाया जाने वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? व्हाट इज द मोस्ट फाउंड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ के जो क्रस्ट है भूप्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। इसमें आप एक ट्रिक ध्यान रखना, ओ सी आल, ठीक है। तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, है ना, ये पृथ्वी की भूप्रकृति में यानी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? ध्वनि का जो वेग होता है एयर में कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, और वाटर में कितना होता है? 1498 यानी 1500 मीटर प्रति सेकंड के करीब होता है, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ साउंड? ये हो गया 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और साउंड का जो अभी मैंने बता दिया था, सॉलिड में सर्वाधिक होती है, लिक्विड में उसके बाद होती है, फिर गैसेज में सबसे कम होता है साउंड की गति। अभी देखो, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? एट व्हाट टेम्परेचर एट डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो किस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब क्या होता है, देखो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अभी डेंसिटी अगर अधिकतम है तो वॉल्यूम तो न्यूनतम होगा ना, ठीक है। तो मैक्सिमम डेंसिटी है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी है, तो क्या होगा? वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, याद रख।